भारती। पिटारा। पिटारा में आज सेहतनामा। श्रोताओं नमस्कार। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कैंसर से बचाव और सावधानियां। इस विषय पर कैंसर सर्जन डॉक्टर सुमित शाह से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और आज के सेहतनामा कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैंसर विषय पर। कैंसर रोगों की जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है कैंसर सर्जन डॉक्टर सुमित शाह को। डॉक्टर सुमित शाह, आपका हम विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कुछ बरस पहले तक कैंसर एक जानलेवा बीमारी समझी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर कैंसर को शुरुआती चरण में पकड़ लिया गया तो उस पर काफी प्रतिशत मामलों में काबू पाया जा सकता है और मरीज की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब बताइए कि क्या मैंने ये सही कहा, और कैंसर क्या है, कौन सी बला है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। आपने बिल्कुल सही कहा। एक टाइम ऐसा था जब लोग काफ़ी लेट आते थे। आज लोगों में जागरूकता होने के कारण काफ़ी लोग कैंसर में जल्दी के स्टेज में आते हैं और उनमें ट्रीटमेंट करने के बाद पूरी तरह से हम उन्हें क्योर भी कर सकते हैं। और कैंसर के ट्रीटमेंट में इतनी तरक्की हो गई है कि कई बार कितने एडवांस कैंसर हो, ज़्यादा बड़े हुए, उसमें भी हम अच्छी रिजल्ट पा सकते हैं आज के। जी जी, तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैंसर दरअसल है क्या, शरीर में क्या होता है, कौन सा असंतुलन होता है कि कैंसर पैदा होता है। क्योंकि कैंसर का नाम लेते ही मरीज घबरा जाता है, खौफजदा हो जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी कैंसर के बारे में दीजिए। बिल्कुल। कैंसर में हमारे शरीर में नंबर ऑफ सेल्स, जैसे घर बना है छोटी छोटी ईंट से, वैसे हमारा शरीर बना है अलग ऑर्गन से। और हर ऑर्गन में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, पेशियां जिसे हम बोलते हैं। जब तक हम छोटे होते हैं और बड़े होने जाते हैं तो अपने सेल्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन एक बार हम एडल्ट बन जाते हैं 12, 13, 14 साल की उम्र, उसके बाद हमारे शरीर में नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि वो बढ़ते नहीं है। और ये जो सेल्स है, पेशियां है, इनकी लाइफ स्पैन यानी कि 2-4 दिन की होती है मोस्ट ऑफ द सेल्स की। तो फॉर एग्जांपल कि किसी ऑर्गन में 100 सेल है, अगर 2 सेल मर गए तो हमारे बॉडी में इतना बढ़िया कंट्रोल है कि सिर्फ 2 ही सेल मल्टीप्लाई होके उसको 100 कर देंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं जाएंगे आगे। किसी वजह से बॉडी का ये कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई जेनेटिक चेंज की वजह से एक सेल कंट्रोल के बाहर चला जाए, तो वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होते जाता है। 1 का 2 बनेगा, 2 का 4। हर एक सेल जो इसमें से बनेंगे वो अपने ओरिजिनल सेल के फोटोकॉपी, और वो बॉडी के कंट्रोल के बाहर है। धीरे धीरे ये सेल्स बन के छोटी सी गांठ बनती है और वो गांठ बड़ी होके अल्टीमेटली बड़ी गांठ हो जाती है। और जिस ऑर्गन में ये गांठ बनती है उस ऑर्गन का फंक्शनिंग को तकलीफ देते हैं ये करने। जैसे फेफड़े में गांठ हो गई तो वो सांस लेने में दिक्कत देंगे, ब्रेन में गांठ हो गई तो वहाँ के फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगा, लिवर में गांठ हो गई तो वहाँ पे डिफिकल्टी हो जाएगी। तो कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के कंट्रोल के बाहर मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है वो। और दूसरी बात ये है कि कैंसर के सेल एक जगह नहीं रहते हैं। जैसे उन्हें कोई मार्ग मिल जाता है, या तो खून का मार्ग या और कोई मार्ग, वो कहीं और चले जाएंगे। जैसे लिवर का सेल है कैंसर का, अगर उसे खून में वो सेल घुस गया तो वो तो जाके फेफड़े में भी जा सकता है, दिमाग में भी जा सकता है, और वहां पर उनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। तो ये है कैंसर। और ये जो एक चेंज है नॉर्मल सेल का एक कैंसर सेल में कन्वर्ट होना, ये इरिवर्सिबल चेंज है, यानी कि ये रिवर्ट नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कॉर्न में से पॉपकॉर्न बन गया, क्या आपको वो पॉपकॉर्न में से कॉर्न दोबारा मिल सकता है? क्या आपको दही में से दूध दोबारा मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है।
डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो ऑर्गन होते हैं वो बनते हैं, कोशिकाएं, तो क्या ऐसा मुमकिन है, कोई ऐसी खोज हुई है अपने देश में, कोई ऐसा इलाज ढूंढा गया है कि कैंसर की कोशिकाएं शरीर में न बने और कैंसर पैदा ना हो? इसकी वजह क्या होती है कैंसर की कोशिकाओं के बनने की, ये बताइए। इनकी वजह कई होती है। कुछ वजह तो कॉमन है, जैसे हम जो खाना खा रहे हैं या हम जो हवा ब्रीथ कर रहे हैं या हम जो पानी पी रहे हैं या हमारा स्ट्रेस लेवल है, हर चीज़ ये कोशिकाएं कभी भी किसी की वक्त बन सकती है किसी के भी बॉडी में। ये जो रीजंस है हमें पता नहीं है। कुछ कुछ जगहों पे हमको रीजंस मालूम है, जैसे टोबैको, किसी भी फॉर्म का निकोटिन का हो टोबैको, या तो तंबाकू में हो, खाने में सेवन से, या फिर स्मोकिंग से, तो वो कांस्टेंट सेल को इरिटेट करता है और उसमें से कैंसर सेल बन सकता है। तो 10% कैंसर ऐसे हैं जहां हमें वजह मालूम है, जैसे ये टोबैको है या कोई वायरस है, हेपेटाइटिस बी के वायरस या ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो गर्भाशय के मुख के कैंसर बनाते हैं। 90% केस में हमें नहीं मालूम है क्यों कैंसर होता है, और ना ही हमें कभी पता चलेगा और ना ही हम इसे रोक पाएंगे। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि इसे हम रोक तो नहीं सकेंगे बनने से, तो एटलीस्ट वो बनता है तो हम जल्दी तो पकड़ सकते हैं, जिससे हम ट्रीटमेंट ठीक करके आदमी सही हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, कैंसर के बारे में बहुत विस्तृत है बातें और बहुत सारे सवाल हैं। लग रहा है कि कितने सारे सवाल पूछूं। फिलहाल मेरे जहन में जो बात आ रही वो ये कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कैंसर है मुख्यतः बताइए, और फिर हम कुछ मुख्य कैंसर के बारे में बातें करेंगे। कैंसर को ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड करेंगे हम। एक है लिक्विड कैंसर, एक है सॉलिड कैंसर। एक्चुअली ये बुक के वर्ड नहीं है, ये मेरे खुद के ही है। लिक्विड कैंसर यानी कि जो ब्लड में होता है वो, या हमारे बॉडी में एक अलग फ्लूइड है, लिम्फ बोलते हो उसमें। और जो सॉलिड कैंसर है वो हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स है, ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो ब्रेन है, हमारा मुंह है, नाक के अंदर का पिछला भाग है, अन्न नली है, स्तन है, लंग्स है यानी कि फेफड़ा, लिवर है। कोई भी ऑर्गन में, हार्ट छोड़ के, हृदय छोड़ के, कोई भी ऑर्गन में कैंसर डेवलप हो सकता है। जी, और कौन कौन से मुख्यतः होते हैं? जैसे हमने सुना है कि ब्रेन कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, ये कितने प्रकार लगभग हैं? ये थोड़ी सी जानकारी। 100 से ज्यादा होंगे अलग अलग टाइप के। जी, मुख्यतः कुछ नाम लेना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। जो हमारे देश में सबसे कॉमन कैंसर है वो स्त्री में स्तन का कैंसर है, जो सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में। और सेकंड जो कॉमन है वो गर्भाशय के मुख का कैंसर है। पुरुषों में मुंह और फेफड़े का कैंसर कॉमन है, जिसका मेजॉरिटी कारण है टोबैको यानी कि निकोटीन का सेवन। और भी कैंसर है जैसे प्रोस्टेट कैंसर और भी कई कैंसर जो कॉमन है। जी, तो आजकल जो सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा है महिलाओं के कैंसर के बारे में, और ये कहा जाता है मेरे ख्याल से कि महिलाओं को कैंसर ज्यादा होता है, वो भी ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर। बिल्कुल। तो इसके बारे में जानकारी दीजिए। स्तन कैंसर क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और किस तरह से इसकी जांच होती है, विस्तार से बताइए। स्तन कैंसर इंडियन महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर है, सबसे ज्यादा होने वाला कैंसर। इसके लक्षण में, जैसे मैंने पहले कहा आपको कि जैसे सेल्स मल्टीप्लाई करके छोटी सी गांठ बनती है, तो वैसे ही इसमें मुख्य लक्षण में एक गठान आ जाती है जो हाथ से महसूस हो, जो नरम नहीं है। कई बार गांठ जैसा नहीं लगता है लेकिन फील होता है कि कुछ तो हार्ड है। तीसरी बात, कभी कभी निप्पल में से खून का डिस्चार्ज आता है, खून टाइप का बाहर आता है। कभी कभी चमड़ी पे चेंज आ जाता है, और कई बार बगल में छोटी गिल्टियां जो हाथ से फील होती है। तो ऐसे गिन के 4-5 ही साइन है। महिलाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको हर महीने खुद को एक बार सेल्फ एग्जामिनेशन कर लेना चाहिए। ये सब जो मैंने साइंस लक्षण बताए वो सब ध्यान में रखते हुए अगर वो रेगुलर चेकअप करेंगे तो छोटी सी गठान को भी पकड़ पाएंगे और टाइम पे ट्रीटमेंट हो पाएगा। मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि हर गठान कैंसर नहीं होता है। 40 ईयर्स 40 साल की उम्र के पहले फाइब्रॉइड और कहीं गांठें भी कॉमन होती है। 40 के ऊपर अगर गांठ होने लगे तो उन्हें डेफिनेटली किसी डॉक्टर को दिखाकर ओपिनियन लेना चाहिए कि बाई चांस इसमें कैंसर तो नहीं है। जी, तो ये तो हुआ अपने स्वतः जांच करने की तकनीक। और एक तकनीक आई है जिससे स्तन कैंसर की जांच होती है, नियमित रूप से वो जांच भी कराना चाहिए। क्या है वो जांच, किस तरह से होती है? शायद आप मैमोग्राफी के बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें जो गाइडलाइंस है हम दुनिया में वर्ल्ड वाइड फॉलो करते हैं, NCCN गाइडलाइंस, उनका कहना है हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिनकी उम्र 25 से 40 है और जिनकी उम्र 40 से ऊपर है। जिनको 25 से 40 की उम्र है उनको 2 चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज,
जो सेल्फ एग्जामिनेशन करना है मैंने कहा, ये ध्यान में रखते हुए कि सिम्टम्स क्या है। और दूसरी चीज़, अगर पॉसिबल हो तो उनको अपने डॉक्टर को साल या 2 साल में एक बार मिलके चेकअप करवाना चाहिए, इतना काफ़ी है। जैसे ही उम्र 40 क्रॉस होती है तो 3 चीज़ ध्यान में रखना है। पहली बात सेल्फ एग्जामिनेशन, वही जो मैंने कहा। सेकंड, हर साल उनको डॉक्टर को मिलके चेकअप कराना चाहिए। और तीसरा, मैमोग्राफी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैमोग्राफी किसी को अपने आप से नहीं करना चाहिए। इट इज़ बेटर कि वो डॉक्टर को मिलकर उनके ओपिनियन के अंडर मैमोग्राफी करे, क्योंकि मैमोग्राफी ऐसा नहीं कि 100% फुल प्रूफ है। कई बार उसमें रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी आता है जो क्लियर पता नहीं चलता। इसलिए डॉक्टर के गाइडेंस के अंडर मैमोग्राफी करना चाहिए आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, 40 साल की उम्र के बाद। जी, डॉक्टर सही सलाह दे सकते हैं इस बारे में। एक कॉमन सी बातें हैं, बहुत ही जो दादी नानी के समय से बातें चली आ रही कि बच्चा जब जन्म लेता है और ये कहा जाता है कि फीडिंग कराना, यानी बच्चे को दूध पिलाना बहुत जरूरी है, स्तनपान। और जब स्तनपान नहीं कराती हैं, आजकल आधुनिक जीवन में जो महिलाएं स्तनपान नहीं कराती हैं, तो उनके लिए कैंसर के खतरे ज्यादा होते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या होना चाहिए, आप बताइए। इसमें कुछ हद तक सच्चाई ज़रूर है। स्तनपान जब तक चालू रहता है तब तक बॉडी में ईस्ट्रोजन करके हार्मोन नॉर्मली वापस नहीं आता है, जिसकी वजह से शायद ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस है। इसलिए कहते हैं कि पहला बच्चा 30 साल की उम्र के पहले और स्तनपान करना, ये दोनों चीज़ करने से ब्रेस्ट कैंसर का चांस थोड़ा सा कम होता है। 30 साल के बाद पहला बच्चा में थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है, और जिन्होंने स्तनपान नहीं किया है उनमें थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है होने का। जी, तो जो हमारी महिला श्रोताएं सुन रही हैं और जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो इस बारे में सावधानी बरतेंगे। और आज हम इस कार्यक्रम में यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरह की सावधानियां बरतें कि कैंसर नाम की भयानक बीमारी आपको घेरे नहीं। और हमें बताइए कि क्या ये 100% ठीक हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर? कोई भी कैंसर कौन से स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचता है उसके ऊपर उनका ठीक होने का निर्भर होता है। अगर पहले या दूसरे स्टेज में आ जाए, जैसे पहले स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर का पूरी तरह से ठीक होने के चांस 95 से 99 तक पहुंच सकता है अगर हम सही ट्रीटमेंट करें। सेकेंड स्टेज में 80% लोगों में पूरा ठीक हो जाता है, 20% लोगों में 2 से 5 साल में वो वापस आने का चांस रहेगा। तीसरे स्टेज या उससे एडवांस में 50-50 जैसा चांस होता है कि 50% लोगों को ठीक होगा, 50 को वापस आएगा ही आएगा 2 साल में। और चौथे स्टेज में उसको ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी फैला हुआ कैंसर है। तो इससे बात क्लियर है कि पहले स्टेज में अगर हम उसे पकड़ ले तो अपनी लाइफ सिक्योर हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपके नाम के साथ सर्जन जुड़ा हुआ है और कई बार लोगों को घबराहट होती है सर्जन से कि बस गए इनके पास तो ऑपरेशन की बात करेंगे, और स्तन कैंसर से जुड़ी हुई है ये बात, इसलिए पूछ रहे हैं। और अक्सर महिलाओं के अंदर ये डिप्रेशन होने लगता है जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कैंसर है, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्हें बताइए। और क्या फिर उनके स्तन जब नहीं होते हैं तो इस तरह क्या ऑपरेशन जरूरी होता है हर तरह के ब्रेस्ट कैंसर में, या बिना ऑपरेशन के भी काम होता है? कोई भी सॉलिड ऑर्गन कैंसर हो, वो ब्रेस्ट कैंसर हो या मुंह का हो या पेट में कोई ऑर्गन का हो, उसमें ऑलवेज सर्जरी बेस्ट ऑप्शन होता है। इसका मतलब कि बॉडी में जो पार्ट का खराबी है एटलीस्ट उसको निकाल दिया जाए। पहले के टाइम में 90% ऑपरेशंस में ब्रेस्ट निकाल दिया जाता था, इसलिए प्रॉब्लम था। लेकिन आज की तारीख में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि 70 से 75% महिलाओं में हम इजीली ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी यानी कि ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरह से हम बचाकर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो हम और उससे काफ़ी मेंटल वेलबींग रहता है ऑपरेशन के बाद। अगर ब्रेस्ट निकाला नहीं है तो उससे बहुत ही फर्क पड़ता है, और हमें हर तरह की कोशिश करनी चाहिए इस चीज़ में। जी, तो जो हमारी महिला श्रोता सुन रही हैं और घबरा जाती हैं ब्रेस्ट कैंसर के नाम से, नियमित रूप से जांच कराएं, और अगर इसकी भुक्तभोगी हैं तो इलाज के लिए आगे बढ़ें, डॉक्टर से संपर्क करें। और अब हम जानना चाहेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैंसर के बारे में, वो है सर्वाइकल कैंसर। वो भी महिलाओं में ही पाया जाता है, इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी दीजिए। सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के मुख का कैंसर, ये इंडिया में महिलाओं में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद। और ये कैंसर पे हमें इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसको हम 100% प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो कैंसर है ये 99.99% से ज़्यादा एक वायरस की वजह से होता है, और उस वायरस का वैक्सीनेशन भी हमारे पास है, और हमारे पास ऐसी टेस्ट भी है जो हम अगर रेगुलर करें तो हम बिल्कुल कैंसर बनने के पहले स्टेज में हम इसे पकड़ सकते हैं। ये शरीर में एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसको हम कैंसर बनने के पहले ही पकड़ ले और उसका इलाज कर सकते हैं तो कैंसर डेवलप ही ना हो जी। उस टेस्ट को पैप स्मीयर कहा जाता है। बहुत सिंपल सादी टेस्ट है।
गायनेकोलॉजिस्ट तो करते ही है, और विलेजेस में जो गांव में भी कई ट्रेंड वर्कर्स करते हैं। एक सिंपल छोटी सी टेस्ट करने से अपने को पता चल सकता है कि वहाँ पे सेल बन रहे, कैंसर में कन्वर्ट हो रहे कि नहीं, और अगर कन्वर्ट होने के तैयारी में है तो हम उस वक्त उनका ट्रीटमेंट कर दे ऑपरेट करके, तो वो बनेगा ही नहीं कैंसर जी। तो इस पे हम जो एडवांस कंट्रीज है, काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। हमारे कंट्री में हम इतनी महिलाएं खोते हैं सर्वाइकल कैंसर से, आप एडवांस नेशन देखेंगे वो सब पैप स्मीयर कराते हैं, और तो उसके वजह से हम इतनी जल्दी उसको पकड़ लेते हैं कि पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं लोग। जी। तो ये जांच जो पेप स्मीयर टेस्ट है कितने समय में करवाना चाहिए, साल में कितनी बार? इसके अलग अलग गाइडलाइंस है, लेकिन कहा जाता है कि जैसे मैरिज हो जाए और सेक्सुअल लाइफ चालू हो जाए उसके बाद पैप स्मीयर शुरू हो जाना चाहिए। 25 के आसपास की उम्र में एटलीस्ट एक बार तो पैप स्मीयर करा लेना चाहिए। हम नॉर्मली हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर कर लेते हैं, और अगर 3 रिपोर्ट नॉर्मल आए तो हर 5 साल में एक बार करते हैं। अगर रिपोर्ट एबनॉर्मल आता है तो हम 6 महीने में रिपीट भी करते हैं। इसकी अलग गाइडलाइन है। मैं खाली यही कहूंगा श्रोताओं से कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने फैमिली डॉक्टर से मिलकर एक बार खाली बात कीजिए। ये एकदम सिंपल सी टेस्ट है, इससे कोई दिक्कत भी नहीं होती है। जी। तो हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इस बात से लाभान्वित हो रहे हैं। और हमें बताइए कि ये जो सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय के मुख का कैंसर, इसके लक्षण क्या होते हैं? क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग सजग नहीं होते, बार बार उन्हें कहे जाने के बावजूद सजगता नहीं आती। तो जब भुक्तभोगी हैं उनमें क्या लक्षण पाए जाते हैं कि जब वो सचेत हो जाएं? इसमें 2-4 टाइप के सिम्टम हो सकते हैं। एक तो पीरियड के बीच में ब्लीडिंग होना, स्पेशली रिलेशन रखने के बाद, ये एक सिम्टम है। कई बार डिस्चार्ज आते रहता है वहाँ से कंटिन्यूअस, जिसकी वजह पता नहीं चलती है जी। और कई बार बैक एक वगैरह हो जाता है, जो लो बैक एक बोलते हैं हम, कमर में दुखना है सब। बट इससे ज़्यादा कोई और लक्षण नहीं है, सबसे कॉमन तो यही है। इसके और ज़्यादातर लक्षण तब आएंगे जब ये बढ़ जाता है, इसलिए ये ज़रूर रीज़न बनता है कि हम रेगुलर चेक में रहे इसको। किस स्टेज तक पहुंचने पर इसका इलाज मुमकिन है पूरी तरह से? सिर्फ इसका नहीं, मोस्ट ऑफ द कैंसर का हर स्टेज में इलाज कुछ ना कुछ तो पॉसिबल है। पहले और दूसरे स्टेज में ऐसे इलाज करते हैं कि पूरी तरह से पेशेंट क्लियर हो जाए। तीसरे स्टेज में हम ऐसे इलाज करेंगे कि एटलीस्ट हम इनकी जीवन एकदम प्रोलॉन्ग लंबा कर सके। और चौथे स्टेज में जहाँ पे पेशेंट कहीं सफ़र हो रहा, वहाँ पर भी इलाज करके उनको कंफर्टेबल कर सकते। इलाज तो हमारे पास हर स्टेज के लिए है, थोड़ा खाली इतना है कि चौथे स्टेज में हम कैंसर को शरीर से पूरी तरह से निकाल नहीं सकते हैं, खाली जीवन लंबा सकते हैं, लेकिन बाकी स्टेज में सही ट्रीटमेंट करें तो बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने सुना भी है और आपने भी जिक्र किया कि खास तरह का वायरस होता है जिसकी वजह से ये कैंसर पैदा होता है। तो क्या किया जाए, उस वायरस को किस तरह से मिटा? नहीं, वायरस को तो हम मिटा नहीं पाएंगे। इसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। ये बहुत कॉमन है, इसके फैलने के अलग अलग तरीके। खाली हाइजीन से भी, जैसे पहले जब लोग कॉमन टॉयलेट यूज करते थे तो HPV इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन रहता था। अब लोगों की हाइजीन इंप्रूव हो गई तो अपने आप से सर्वाइकल कैंसर थोड़ा कम हो रहा है। तो वायरस को तो खैर हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पोलियो। एक ज़माने में पोलियो बहुत कॉमन था, लेकिन गवर्नमेंट ने इतने एफर्ट किए और वो पोलियो वैक्सीन कॉमन कर दिया। आज हम देखते नहीं है किसी को पोलियो होते हुए। जी बिल्कुल। वैसे ही इसका भी वैक्सीन है। अगर हम सही तरीके से लोगों को सही टाइम पे दें, स्टैंडर्ड एज को 9 से 16 साल या 16 से 20 तक, उस एज में रेगुलर वैक्सीनेट करवाए तो अगले 30-40 साल में हम देखेंगे कि सर्वाइकल कैंसर भी काफ़ी कम हो जाएगा। जी। और वो वैक्सीन कहाँ उपलब्ध होते है? ये वैक्सीन कॉमन है, हर डॉक्टर के पास मिल पाएंगे या वो मंगवा भी सकते हैं। और मेरे ख्याल से, हालांकि मेरी नॉलेज नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शेड्यूल में भी इंक्लूड किया गया है। जी। एक आखिरी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये वैक्सीन से प्रोटेक्शन लेवल 85 to 90% है, 100% नहीं है। जैसे पोलियो वैक्सीन में 100% था, इसमें 85 to 90 है। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को खाली पैप स्मीयर करते रहना चाहिए रेगुलरली। और बहुत सारे लोगों को अभी भी जानकारी नहीं कि कैंसर से बचने के लिए भी इस तरह के वैक्सीन आ गए हैं। खासतौर से हमारे जो ग्रामीण श्रोता हैं उन्हें जानकारी नहीं है। तो आपने जो जानकारी दी कि वैक्सीन से इतने प्रतिशत बचाव किया जा सकता है, तो हमारे श्रोता जरूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि कैंसर के लिए और कौन कौन सी सावधानियां हैं जिससे हम कैंसर नाम की भयानक बीमारी को आने से बचा सकते हैं, बताइए। इन सावधानियों को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक वो है जिनसे हमें मालूम है कि इस चीज से कैंसर होता ही है, वो सावधान, जैसे टोबैको, निकोटीन। अगर हम तंबाकू खाए या सेवन करते हैं या सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, इन सब से बहुत ज़्यादा चांस है कि या तो मुंह का कैंसर, अन्ननली का कैंसर, फेफड़े का कैंसर और भी कई कैंसर होते हैं। अगर हम इसे रोके
तो ऑटोमेटिक आधे कैंसर वहीं पे निकल जाएंगे। बाकी बची दूसरी पार्ट सावधानियों का, ये सब वो कैंसर है, इनफैक्ट 90% वही है जो हमें वजह मालूम नहीं है। जैसे स्तन कैंसर है, या पेट में कोई इंटेस्टाइन का कैंसर है, लिवर का है, या अलग अलग जगह का है। तो इसमें मेरा श्रोताओं से यही कहना रहेगा कि हम जो नॉर्मल रूटीन लाइफ जीते हैं, इसमें अगर कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, किसी को एसिडिटी बहुत टाइम तक हो रहा है, या किसी को लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन है, कब्जियत है, या किसी को पेट में लंबे टाइम से दर्द हो रहा है, या किसी को लंबे टाइम से सांस फूल रही है, कुछ भी चीज़ हो बॉडी में जो नॉर्मल आपको ना लगे, 2-3 हफ्ते हो गए हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा आप खाली एक बार डॉक्टर को पूछ के ओपिनियन ले लीजिए। जरूरी नहीं कि ये कैंसर होगा, बट हम इसी तरह सतर्क रह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 4 ही ऐसे कैंसर है जिन्हें हम टेस्ट करके जल्दी पकड़ सकते हैं, बाकी को हम नहीं पकड़ सकते हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय के मुख का कैंसर यानी सर्वाइकल कैंसर, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और ओरल कैंसर। सिर्फ ये 4 कैंसर मात्र ऐसे हैं जिनको हम रेगुलर चेक से पहले पकड़ ले। बाकी पेट के कितने कैंसर है, फेफड़े के हम पकड़ नहीं सकते। तो इसमें खाली हम यही ध्यान वर्त सकते हैं कि अगर कोई एबनॉर्मल सिम्टम हो जो 10 दिन 15 दिन हो गए सेटल नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे ना सोचे कि नॉर्मल है, खाली डॉक्टर का ओपिनियन ले ले। जी। और किस तरह की जांच उपलब्ध है हमारे देश में जिसके जरिए कैंसर का पता चल सकता है? जांचें अलग अलग टाइप की होती है, हर एक कैंसर की अलग टाइप की जांच होती है। अपने पास हर तरह की सुविधाएं हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी है, फिर सीटी स्कैन है। अगर पहले डॉक्टर जांचते हैं कि क्या है, इनके सिम्टम से डाउट लग रहा है कि नहीं, अगर डाउट लगता है तो और कई बार ब्लड टेस्ट करते हैं, कई बार स्कैन करते हैं, कई बार सोनोग्राफी करते हैं और उनको बताते हैं। जी। और एक कैंसर है जिससे लोग बहुत भयभीत होते हैं और ये भी कहा जाता है कि अमूमन इसका इलाज पूरी तरह से मुमकिन नहीं है, वो है ब्लड कैंसर। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। ब्लड कैंसर में बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस हो चुका है, तरक्की हो चुकी है। हमारे पास ऐसे नए नए ड्रग्स आ गए हैं जिनसे ब्लड कैंसर कंट्रोल नहीं, पूरा का पूरा क्योर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सबके सब ब्लड कैंसर क्योर हो सकते हैं, उसके बहुत सारे टाइप है, लेकिन ज़्यादातर ब्लड कैंसरों में अच्छी तरह से क्योर रेट हो सकता है। उसी पर निर्भर है कि कौन से स्टेज में पेशेंट पहुंच रहा है हमारे पास, लेकिन उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं ज़रूर कहूँगा कि सही ट्रीटमेंट करने से इसमें क्योर रेट 90% से ऊपर हो गया है। किस तरह से पता चलता है कि ब्लड कैंसर है? ब्लड कैंसर के अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं। कई बार लोगों को सिर्फ बुखार आते रहता है, लंबे टाइम बुखार आने पर ब्लड टेस्ट करने पर पता चलता है कि उनके सफ़ेद कण हैं जो ज़्यादा ही बढ़ गए, कम हो गए। कई बार शरीर में गिल्टियाँ आ जाती है, कई बार शरीर पे पर्पल टाइप के धब्बे आ जाते हैं जो प्लेटलेट कम होने पे डेंगू में भी आते हैं, उस प्रकार के। कई बार मुंह से ब्लीडिंग होता है। सो अलग अलग ऐसे टाइप के सिम्टम है। लकीली ब्लड कैंसर कॉमन नहीं है, यानी कि ये सिम्टम का ज़्यादा अपने को चिंता नहीं करनी है, लेकिन ऐसा कुछ भी हो तो ओपिनियन लेना है डॉक्टर से। जी। ताल फिल्म के गाने के बाद डॉक्टर साहब हमारे जहन में बात आ रही है कि आपने भी जिक्र किया कि लंबे समय तक एसिडिटी होती है तो इलाज करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पेट का कैंसर भी काफी कॉमन है। पेट के कैंसर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए और लक्षण क्या होते हैं इसके? पेट में अलग अलग ऑर्गन्स है, जैसे कि स्टमक है, जठर है, जो हमारे अन्न नली का स्टार्टिंग का पार्ट है पेट में, और पेट का एंडिंग का पार्ट है जो बड़ी आंत होती है, उसमें भी कैंसर हो सकता है। पेट में लिवर है, पेट में बच्चेदानी की थैली है, बाजू में ओवरी है। तो पेट में क्या है, कैंसर होने के वजह से लक्षण तुरंत सामने नहीं आती, क्योंकि पेट में जगह है एक्सपैंड होने की और वो बाहर से दिखेगा नहीं। तो कई बार अगर ऊपर के पार्ट में कैंसर है, जैसे स्टमक में है, तो उसमें एसिडिटी होता है, कई बार खून की उल्टियाँ होती है। नीचे के पार्ट में कैंसर हुआ, जहाँ से मोशन बाहर आएगा, रेक्टम जो संडास की जगह है या बड़ी आंत है, तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होगा, कभी कभी लूज मोशन होता है। और इन सब कैंसर में एक चीज़ कॉमन है कि वजन कम हो जाता है। हम देखते हैं कि किसी का वजन 2 महीने में 10 किलो कम हो गया, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है, हम ज़रूर पेट का टेस्टिंग करवा के देखते हैं कि कुछ है तो नहीं। और पौष्टिक आहार का कितना संबंध रहता है कैंसर की बीमारी से? बहुत ही। पौष्टिक आहार खाने से डेफिनेटली कैंसर होने के चांस कम हो जाएंगे। इससे मैं ये भी कहूँगा, मैं 2-4 चीज़ बताना चाहूँगा जिससे हम एटलीस्ट कैंसर को कम कर सकते हैं। एक है हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा पौष्टिक आहार। अभी जंक फूड का ज़माना है और बहुत हमारी इरेग्युलर ईटिंग हैबिट्स हो गई है। स्पेशली जब मैं स्कूल में जाता हूँ तो बच्चों को यही सिखा दो कि ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन है और वो बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं कई बार। तो जंक फूड बंद तो नहीं कर सकते। मैं इनसे कहता हूँ कि मंडे से फ्राइडे और सैटरडे घर का खाना खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल। संडे आप ऑफ लीजिए, बाहर का खा सकते हैं। तो एक जंक फूड हमें कंट्रोल में करना चाहिए। अलग अलग टाइप के कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है, इसे भी कंट्रोल में लाना चाहिए। फिर पॉसिबल हो तो रोज़ की एक्सरसाइज होनी चाहिए। जैसे मैं रोज़ डिसाइड नहीं करता हूँ कि मुझे सुबह ब्रश करना है,
वो ब्रश करना ही है दांतों जी, को। जी। तो वैसे ही एक्सरसाइज हमारे रूटीन का पार्ट होना चाहिए। 45 मिनट्स का ब्रिस्क वॉकिंग, या आप योगा कीजिए, या अलग अलग टाइप के हैं, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज अपने को ये करनी चाहिए। और लास्ट, स्लीपिंग हैबिट्स। लेट नाइट सोना और अर्ली मॉर्निंग उठना ये सब ठीक नहीं है। नींद, अपने बॉडी को अच्छी नींद हो जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जहाँ पर अगर अपना प्रोफेशन अलाउ करता है तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज़ द बेस्ट थिंग, ये कहावत है, उसमें बहुत सच है। एंड फाइनली, एक्टिवली रोज का एक फ्रूट खाना चाहिए। फ्रूट में जो विटामिन कई बार मिलते हैं, स्पेशली खट्टे फ्रूट्स में, संतरा, मौसम्बी, ग्रेप्स है जिसमें विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और भी फ्रूट्स है, वो जो मिलते हैं, तो एक्टिवली रोज का एक फ्रूट खाना चाहिए हमें। सो ये सब हेल्दी हैबिट्स हम करेंगे, हमारा डाइट बैलेंस होगा, ज़्यादा शुगर भी नहीं, ज़्यादा फैट भी नहीं, ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं, हर चीज़ प्रॉपर इसमें लेंगे तो बिल्कुल कैंसर होने के चांस कम हो जाएंगे। जी, तो ये खान पान से भी कैंसर आने से हम रोक सकते हैं। और जब कैंसर का मरीज आपके पास आता है तो वो बड़ी विकट स्थिति होती है, डॉक्टर्स की भी बड़ी अहम भूमिका होती है एक मरीज को क्योर करने में, इलाज करने में। मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकली आप किस तरह से ट्रीट करते हैं उन्हें, किस तरह का सपोर्ट देते हैं? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है जब भी कैंसर, जो पेशेंट मेरे कंसल्टिंग रूम में एंटर होता है, 90% लोगों को उनको मालूम भी होता है कि रिपोर्ट हो गए होते हैं। जी। तो मुझे पता है, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं पूछता हूँ कब से है, कैसे, कुछ नहीं। मुझे खाली उनका हाथ पकड़ना है, उनको कहना है कि आप फिक्र मत करो, हम इसे लड़के इसमें से बाहर आएंगे। एक चीज़ तो हम ये उनको हौसला देते। दूसरा, जब भी डॉक्टर पेशेंट को बोले कि आप ठीक हो जाओगे, तो पेशेंट को अक्सर लगता है कि ये डॉक्टर की ड्यूटी इसलिए बोल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे सामने पेशेंट देखता हूँ, उनकी एज ग्रुप देखता हूँ क्या है और कौन सा कैंसर है, और मैं मेरा डेटाबेस मेंटेन करता हूँ जितने पेशेंट को मैंने ट्रीट किया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने 40 से 50 वर्ष की उम्र में कोई महिला है जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, तो मैं ऐसी ही 2 महिला जिनको मैंने ट्रीट कर दिया और जब भी फुल नॉर्मल हो गए, उनका फ़ोन नंबर इनको दूंगा, उनको पूछ कर, और वो खुशी से, तो मैं उनको बोलता हूँ आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए और पूछिए और कैसा है। तो उनको मिलके इनको हौसला बढ़ जाता है कि देखो ये कैसे ठीक हो गए, पूरी नॉर्मल लाइफ में आ गए, मैं भी आ जाऊंगी। तो हम सब मिलके इसको सपोर्ट ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सपोर्ट देते, पेशेंट बाहर आ जाता है। उनको खाली थोड़ी उंगली की ज़रूरत है और कुछ नहीं। अगर हम उंगली दे तो पेशेंट, हर एक पेशेंट मजबूत होता है। ऐसी स्थिति आती है ज़िंदगी में जब थोड़ी स्ट्रेंथ आनी चाहिए, तो वो दूसरों को देख के स्ट्रेंथ मजबूत आ जाती है और वो हमेशा बाहर आ जाते हैं। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बीमारियों से घबराहट बहुत जल्दी होती है, और कैंसर नाम की बीमारी से हर किसी को घबराहट होती है। तो आजकल घबराने की बजाय उसका इलाज किया जाए। और ये भी बताइए कि घर वालों की कितनी भूमिका होती है, क्या रोल होता है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो घर वालों की ही है कि जो कैंसर पेशेंट है, वो मेल हो या फीमेल हो, उनको बाकी के घर के मेंबर्स का सपोर्ट और प्यार मिले। क्योंकि भले वो कितना ही स्ट्रांग हो, 5 दिन 6 दिन में एक बार तो थोड़ा डिप्रेशन आ ही जाता है कि ये मुझे क्यों हुआ। जी। उस वक्त घर वालों का सपोर्ट रहे, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। कि घर वाले, जैसे उनके बेटे या बेटी हो, उनके गाल पे हाथ रख के बोले आप फिक्र मत करो, आप ठीक होने वाले हो, बाकी लोग भी आप चिंता मत करो, सब सही है। बेसिकली ये कैंसर 50% साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, बाकी का 50% मेंटल एंड मॉरल सपोर्ट है। अगर वो बाकी का 50 नहीं मिला ना तो भी तकलीफ है, तो हम बाकी के 50 पे भी ध्यान देते हैं कि पेशेंट को उनके रिलेटिव का सपोर्ट रहे, बाकी रहे, और वो बाहर आ जाते हैं। जी, और एक महत्वपूर्ण बात जहन में आ रही है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वो ये कि एक कैंसर का मरीज जब डॉक्टर के पास जाता है और एक लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है, ट्रीटमेंट के बाद वो क्योर हो जाता है, उसके बाद क्या दोबारा उसे कैंसर होने के चांस होते हैं, या फिर किस तरह की सावधानी उन्हें रखनी चाहिए, वो भी बताइए। जी, कैंसर होने के चांस डेफिनेटली रहते हैं, स्टेज वाइज रहते हैं। जैसे पहले स्टेज में कोई हो तो कैंसर वापस आने के चांस सिर्फ 5% है। अगर सेकेंड स्टेज में हो तो 20% तक हो सकते हैं, थर्ड स्टेज में तो 50%। तो हर एक पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, इनको हम फॉलोअप में रखते हैं, यानी कि हर 4 से 6 महीने में एक बार बुलाकर हम डिटेल में एग्जामिनेशन कर लेते हैं। अगर हमें लगे तो कुछ टेस्ट भी करते हैं और सतर्क रहते हैं कि बाई चांस कुछ हुआ नहीं है। और हम उनको रिस्पेक्टिव कैंसर वो समझाते कि आप इस चीज़ के लिए देखते रहिए, ऐसा हो तो हमें बताइएगा। और अब डॉक्टर साहब बताइए इलाज के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोग घबरा जाते हैं, इलाज के लिए आगे ही नहीं बढ़ते हैं। तो इलाज किस तरह से मुमकिन होता है, कितनी परेशानियां आती हैं और कितना आसान होता है? कैंसर के इलाज में मेन 3 टाइप के इलाज है।
एक है सर्जरी जिसमें ऑपरेशन करते हैं, एक है कीमोथेरेपी जिसमें नस में इंट्रावीनस लाइन से इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो पूरे बॉडी में जाके कैंसर सेल को अटैक करते हैं, और तीसरा है सिकाई रेडिएशन थेरेपी। और भी अलग टाइप के इलाज है, हार्मोन ट्रीटमेंट, ये सब, उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। अक्सर सभी कैंसर में इनका कॉम्बिनेशन लगता है, ऐसा नहीं कि एक इलाज किया तो दूसरा नहीं लगेगा। स्टेज के मुताबिक मोस्ट पेशेंट्स को सभी लगता है, पहले ऑपरेशन लगता है, फिर उनको कीमो लगे और लाइट भी लगे या उनमें से कोई एक लगे। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लोगों को कीमो की वजह से होती है क्योंकि उसमें बाल झड़ते हैं और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। लेकिन आजकल हमारे पास इतने अच्छे नए ड्रग्स आ गए हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल इम्प्रूव हो गया, कम हो गए साइड इफ़ेक्ट, और हमें मालूम है कि ये दवाई देने से ये चीज़ होने वाली है, तो हम पहले से पेशेंट को कुछ दवाइयों से कवर देते हैं जिससे साइड इफ़ेक्ट और भी कम हो जाए। दूसरा बचा सर्जरी। सर्जरी में पहले टाइप के जो ऑपरेशंस थे उसमें अक्सर ज़्यादा ही हो जाता था, पूरा ऑर्गन निकाल देते थे। जैसे किसी को संडास की जगह से कैंसर हो गया वहाँ पर, तो उनको परमानेंट थैली लग जाती थी ऊपर पेट पे, यहाँ पे वो जगह बंद होकर। आज हमारे पास नए इंस्ट्रूमेंट्स, औजार ऐसे आ गए कि जिससे हम एक स्टेपलर बोलते हैं, उससे फायर करें तो उनको नॉर्मल पाथ भी मेंटेन हो जाए। पेशेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है ये। जैसे ब्रेस्ट में भी मैंने कहा पहले पूरा निकाल देते थे, अभी 75% लोगों में बचा कर सकते हैं। मुंह के कैंसर में भी ऐसे है, जैसे हम आधा जबड़ा निकालना पड़े कैंसर की वजह से, तो पैर की एक हड्डी स्पेशल प्लास्टिक सर्जरी से उसको निकाल, पैर में 2 हड्डी होती है, तो एक छोटी है जिसका ज़्यादा फंक्शन नहीं है, उसको निकाल के वहाँ पर लगा कर बहुत बढ़िया शेप आ सकता है। तो सर्जरी में भी बहुत सारे प्रोग्रेस हो गए। वैसे ही रेडिएशन में भी प्रोग्रेस हुआ है, नए नए मशीन आए हैं जो एग्जैक्ट वही जगह पर लाइट पहुंचाते हैं जहाँ पर हमें चाहिए 3D टेक्निक से। तो हर तरीके से प्रोग्रेस तो बहुत अच्छा हो रहा है और होते रहेगा। जी, और सावधानी की ही वजह से हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो है मुख का कैंसर। मुख के कैंसर की क्या वजह है और क्या सावधानी बरती जा सकती है कि कैंसर ना हो? मुख का कैंसर भी इंडिया में पुरुषों में काफ़ी कॉमन है। मुख का कैंसर के मैं 3 कैंसर को साथ में लूँगा, मुख का कैंसर, गले का कैंसर और फेफड़े का, क्योंकि 90% लोगों में, पुरुषों में, ये तो तीनों की वजह एक ही है, टोबैको इन एनी फॉर्म। जिस फॉर्म में टोबैको लेते हैं, अगर वो टोबैको चबाएंगे तो जहाँ पर तंबाकू रखते हैं वहाँ पर कैंसर हो जाएगा। अगर वो सिगरेट स्मोक करते हैं तो या तो गले में होगा या फेफड़े में होगा। ये 90 से 95% सिर्फ टोबैको रिलेटेड ही, यानी कि अगर हम उसे कम कर दे, बंद कर दे कम्प्लीटली, तो ये हमें होगा नहीं, उतनी दिक्कत कम हो जाएगी। तो मेरा तो यही कहना रहेगा कि बिल्कुल हमें अपने परिवार को देखना चाहिए। जो पैसे हम तंबाकू में डाल रहे हैं, अगर हम खाली फिक्स डिपॉजिट में डालते रहे रेगुलरली, तो अपने बीवी बच्चे उसी से पढ़ पाएंगे, बीवी का भी सेटल हो जाएगा सब। ये डिसीजन अपने पर है कि हम ये पैसे कहाँ डालते हैं। जी बिल्कुल। आखिर में अपने श्रोताओं को बताइए कि किस तरह की सावधानी, किस तरह की सजगता बरतें कि एक तो कैंसर की जांच करवाते रहें और कैंसर से बचते रहें। हर तरह के कैंसर से, बहुत सारे कैंसर हैं, त्वचा के, हड्डियों के कैंसर, तो आप थोड़ी सी जानकारी उन्हें दीजिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि कैंसर से घबराइए मत। ये ऐसी जानलेवा बीमारी नहीं है जैसे पहले थी, अगर हम इसे समय में पकड़ लें। आपको खाली सतर्क रहना है। जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कैंसर के अलग सिम्टम है, यहाँ पे दोहराना मुश्किल है, लेकिन आप गूगल पे भी पढ़ सकते हैं कौन से कैंसर के क्या सिम्टम है। खाली आप सतर्क रहे और समय पे डॉक्टर के पास पहुँच जाए तो कैंसर हम जल्दी स्टेज में पकड़ सकते हैं। दूसरा, हमें लाइफस्टाइल में चेंज करना ही है। जो मैंने खाने पीने के बारे में कहा, एक्सरसाइज का, थोड़ा स्ट्रेस कम करने के बारे में, उस पर हम ध्यान दें। तो मैसेज मेरा यही है कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आप कैंसर की चिंता ना करें, हमेशा खुश रहे, अच्छे से खाए पिए, कुछ होगा नहीं। अलर्ट रहेंगे तो बाई चांस कुछ हुआ तो जल्दी पकड़ के आपका इलाज भी सही तरह से हो जाएगा। जी, लगभग कितना समय लगता है कैंसर के इलाज में? कैंसर के इलाज में डिपेंडिंग ऑन क्या ट्रीटमेंट सिलेक्ट होता है, 2 महीने से लेकर 6 महीने लग सकते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी नॉर्मली 3 से 4 महीने चलती है, रेडिएशन 1.5 महीना, और सर्जरी उसकी रिकवरी पीरियड 2 हफ्ता आप जोड़ लीजिए। तो किसी को सर्जरी प्लस कीमो लगेगा तो नॉर्मली 3-4 महीने लगती है, और लाइट लगी तो और 1 महीना लग जाएगा, 1.5 महीना। जी, और इलाज मुमकिन है, ये बात बार बार आज के प्रोग्राम बिल्कुल मुमकिन है। डॉक्टर सुमित शाह, बड़ी उम्दा जानकारी आपने दी कैंसर से जुड़ी हुई, और ख़ास बात यह है कि सजगता बहुत ज़रूरी है। सजगता के संदर्भ में जो आपने श्रोताओं का ध्यान खींचा है, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। थैंक यू। सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे कैंसर से बचाव और सावधानियां। इस विषय पर कैंसर सर्जन डॉक्टर सुमित शाह से ममता सिंह की बातचीत।
इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग मिला भावना सिंदल से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीना। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज के पिटारे में था सेहतनामा, जिसकी बारी पिटारे में हफ्ते में सिर्फ एक दिन आती है। वैसे पिटारा तो सातों दिन खुलता है। हर रोज सुनिए।